हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेल हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल के अंदर ये बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम स्मॉल ऑर्गन्स बोल सकते हैं, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो ये ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये अपनी जगह पे रहते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल के अंदर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म है क्या? जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये बाहर की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सब है ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स आते हैं, जितने भी इसके अंदर सॉल्ट, प्रोटीन्स, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेल्स किस तरह से सेल के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के बीच में। तो साइटोप्लाज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ये सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो साइटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है दो वर्ड्स को मिला के बनता है, साइटो और प्लाज्म, ठीक है। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड या फिर मेड ऑफ, मतलब जिससे मिलके सेल बना हुआ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी जो है वो सेल से पहले हो चुकी है, ठीक है। तो बट जो टर्म है साइटोप्लाज्म वो सबसे पहले यूज़ की थी रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने 1863 में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का एरिया है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ऑल ओवर सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो साइटोप्लाज्म है उसको नॉन न्यूक्लियर कंटेंट भी बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म का। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस को छोड़ के जो सेल के अंदर कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो भी सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए जो नॉन न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म मेनली किसका बना हुआ होता है? वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब जो इसका मेजर कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है। मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म में 70% वाटर होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जी। तो साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? हमने पहले बात किया कि साइटोप्लाज्म जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ की? वो सबसे पहले यूज़ की थी रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने 1863 में। तो उससे पहले साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की? ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की, जिनका नाम है जॉर्ज ई पैलेडे, अल्बर्ट कलॉडे और क्रिश्चियन डी जुवे, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? पहला है साइटोसोल।
जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। मतलब चाहे वो ऑर्गेनेल्स के अंदर का सब्सटेंस है, चाहे वो ऑर्गेनेल्स के बाहर का है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है और इसको हम ग्राउंड प्लाज्म भी बोलते हैं, मतलब ये एक ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। और ये सराउंड करता है सेल ऑर्गेनेल्स को यूकैरियोट्स में, ठीक है। और ये जो क्या होता है, जो साइटोसोल होता है इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और सिंपल शुगर्स होगी, पॉलीसेकेराइड्स होगी, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये सब जो है साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं। तो साइटोसोल जो है क्या है? फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी आते हैं, कुछ सब्सटेंस भी आते हैं, जैसे आयंस हो गया, प्रोटीन्स हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, ये सारे साइटोप्लाज्म में आते हैं। बट जो इसका फ्लूइड पार्ट है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। तो कई जो लोग हैं वो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म के बीच में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में ये फ़र्क है। जो साइटोसोल है उसमें क्या होता है? वाटर, आयंस और मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें 70% वाटर होता है, ये जो मेन कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म का। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का स्पेस है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का, तो इसके बीच में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो साइटोसोल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये इन्वॉल्व होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में या ऑर्गेनेल्स के बीच में जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए कौन रोल प्ले करता है? इसमें साइटोसोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है सेल के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ये मेटाबोलाइट को उसके प्रोडक्शन साइट से जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है अदर पार्ट्स ऑफ सेल में, वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है साइटोकाइनेसिस में। जब माइटोसिस होती है उसमें जो साइटोकाइनेसिस स्टेज आती है उसमें भी साइटोसोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड कंपोनेंट होता है साइटोस्केलेटन। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन नहीं होता तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं या जितने भी हमारी बॉडी में सब्सटेंस प्रेजेंट हैं वो सारे इस तरह से होते हैं कि एक पोटली के अंदर जिस तरह हम कोई सामान भर देते हैं, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, वो अपनी जगह पे नहीं रह पाते, ठीक है। स्केलेटन उनको उनकी जगह पे रखने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, उनको शेप प्रोवाइड करता है। जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं स्केलेटन उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन एक सेल को शेप प्रोवाइड करता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या है? फिलामेंट्स और फाइबर्स का एक सिस्टम है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखता है, उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। और जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल की जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में उनकी लोकोमोशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोस्केलेटन। तो इस तरह से साइटोस्केलेटन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर, ठीक है। जिस तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है उस तरह सेल के अंदर भी उसका भी एक अपना स्केलेटन सिस्टम होता है जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो साइटोस्केलेटन में 3 मेजर टाइप के फिलामेंट्स होते हैं। पहला है एक्टिन फिलामेंट, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो पहला है एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं? इनको माइक्रोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। इनका डायमीटर 5 to 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। ये क्या एक मैश वर्क है, मतलब ये एक नेटवर्क बनाते हैं पैरेलल फाइबर्स का, ठीक है। ये डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ द सेल और हेल्प करते हैं सेल को, मतलब एक सेल को दूसरे सेल के साथ अडेयर होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं सेल को मूव करने में और जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती है, जिस तरह से सेल क्लीवेज है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनके जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तीनों में से जो सबसे थिनेस्ट फिलामेंट्स होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स ही होते हैं। दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सबसे लॉन्गर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये लार्जेस्ट होते हैं, मतलब ये थिकर होते हैं। तो दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये जो सबसे लॉन्गेस्ट फिलामेंट्स होते हैं तीनों में से
वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इनका डायमीटर जो होता है वो 25 नैनोमीटर होता है। ये थिकेस्ट होते हैं। इन तीनों में से सबसे जो थिकेस्ट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्गर फिलामेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली असेंबल और डिसेंबल होते रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। और डॉटर क्रोमोसोम्स की जब जैसे एक सेल डिवाइड होता है तो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो उसमें जब क्रोमोसोम मूव करता है तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से ही मूव करता है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही क्रोमोसोम मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल भी साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है। तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट होते हैं। इनका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक ट्रू स्केलेटन बनाते हैं, ठीक। ये जो न्यूक्लियस होता है उसको उसकी जगह पे एंकर करते हैं और पोजीशन करते हैं उसको सेल के अंदर, और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। तो एक डायग्राम के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये साइटोस्केलेटन होता क्या है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और जो आप ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में देख रहे हो इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं साइटोस्केलेटन का, ठीक है। और ये असेंबल और डिसेंबल होते रहते हैं, ठीक, कॉन्स्टेंटली। मतलब ये कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी उधर मूव कर रहे हैं, कभी ये अच्छे से असेंबली में मूव कर रहे होते हैं, कभी ये कैसे ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये सेल की, जैसे इधर को मूव कर रहा है तो ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो इधर को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा होता है वो माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये सबसे थिनेस्ट होते हैं और ये इस तरह से क्रॉस लिंक्ड होते हैं कि एक नेटवर्क बना देते हैं ये, ठीक है। मतलब जो ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक नेटवर्क बना देते हैं और ये सेल जो होता है उसको एक स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं इस तरह से एक 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 दो दो मिलके एक नेटवर्क बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये जो सेल होता है उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसका स्केलेटन जो ट्रू स्केलेटन होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को मिलाकर ही बनता है, ठीक है। तो सेल जो है उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं ये जो साइटोस्केलेटन होता है। इस तरह से जो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं ये साइटोस्केलेटन बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है ये हेल्प करता है सेल को उसके जो टर्गर को प्रिजर्व करने में, ठीक है। मतलब सेल को उसके शेप में रहने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल को उसकी शेप प्रोवाइड करता है। और जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसके और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे ये जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, तो ये उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सारे जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, कुछ भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो भी हो रहा है वो सारे सेल साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऑर्गेनील्स को उनकी जगह पे रहने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब एक ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो अपनी पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। और ये स्टोर हाउस होता है बहुत से बायोकेमिकल्स को, जैसे कि शुगर्स हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये सारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टोर हाउस का काम भी करता है। इसी तरह से जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो है वो सारी साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो साइटोस्केलेटन इसी के अंदर रहता है। साइटोस्केलेटन मैंने आपको बताया कि सेल को उसकी शेप प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। जिस तरह से साइटोस्केलेटन जो उसके फिलामेंट्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं तो सेल भी मूव करता है, ऑर्गेनील्स भी मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन भी एक सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है और उसको एक जो उसके अंदर जो ये छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी उनकी जगह पे बना के रखता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने एक टर्म यूज़ की थी प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मतलब जो एंटायरली लिविंग
कंपोनेंट होता है सेल का, मतलब जो सेलुलर मेकअप, जो लिविंग सेल का जो एक सेलुलर मेकअप है एंटायरली, मतलब पूरे सेल का, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के जितने भी और जो लिविंग पार्ट है सेल के, इन सबको मिला के जो एक स्ट्रक्चर मतलब एक पार्ट जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जितना भी जो लिविंग पार्ट है सेल का उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर। ठीक है, ए सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है या जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ये एक साइट प्रोवाइड करता है सेल को, जितने भी रिएक्शंस जो कैरीड आउट होते हैं सेल में उसके लिए। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के बिना क्या होएगा, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो सेल जो है वो कोलैप्स हो जाता और जो केमिकल्स होते वो मूव नहीं कर पाते, उनको डिफ़िकल्टी होती है मूव करने में ऑर्गेनेल्स के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से साइटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।